आज का हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की कंटिन्यूटी पर मबनी है जो कि कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस था। जबकि कंजर्वेशन लॉज में हमने ये जाना था कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम उस क्वांटिटी को कंजर्व कहते हैं कि जो जितनी शुरू में थी उतनी ही बाद में हो। जैसे आपके पास चार्ज कंजर्वेशन है, यानी जितना टोटल चार्ज पहले हो उतना ही बाद में हो। उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि न्यूक्लियर रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियाई मिलके कोई और दो न्यूक्लियाई या दो से ज्यादा बनाए या एक ही बनाए। फिर उन न्यूक्लियर रिएक्शन से जुड़े हुए जो कंजर्वेशन लॉज थे उसमें से कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स और कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखेंगे। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इसको न्यूक्लियर रिएक्शन में हम असल में कंजर्वेशन ऑफ मैस एनर्जी भी कहते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी असल में ये कहता है कि जो टोटल एनर्जी है किसी सिस्टम की इंटरेक्शन से पहले यानी बिफोर इंटरेक्शन मस्ट इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर इंटरेक्शन। जैसे कि सिर्फ समझाने के तौर पे कह रहा हूं, जैसे आपके पास यहाँ पर यूरेनियम और न्यूट्रॉन की मिला के जो टोटल एनर्जी है वो बराबर होनी चाहिए इंटरेक्शन से पहले। बाद में जो क्रिप्टॉन बेरियम उसके साथ साथ जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए होंगे और जो एनर्जी रिलीज होगी उसके बराबर, यानी जितनी सिस्टम की पहले टोटल मिला के एनर्जी है उतनी ही बाद में हो। अभी जो कंजर्वेशन ऑफ मैस एनर्जी है इसमें यह हो सकता है कि आपके पास जो मैस है वो असल में तब्दील हो जाए, यानी कि एम जो है मैस या तो एनर्जी में तब्दील हो जाए या फिर ये मुमकिन है कि एनर्जी मैस में तब्दील हो जाए, क्योंकि आइंस्टाइन का जो फेमस मैस एनर्जी इक्वेशन थी वो यही कहती थी ना कि एनर्जी को आप मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैस को एनर्जी में। तो इसी तरह न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल बिल्कुल होल्ड करेगा और आज हमने इसी को डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करना है। जैसे यहाँ पर आपके पास ड्यूट्रियम और ट्रीटियम है तो इनकी मिला के मैस भी होगा और एनर्जी भी होगी, वो बराबर होनी चाहिए। जब ये आपस में फ्यूज हुए तो फ्यूज होने के बाद हीलियम न्यूट्रॉन और एनर्जी जो हासिल हुई होगी उसके, यानी कि इन न्यूक्लियर रिएक्शंस में आपके पास ये होगा कि जहां मैस की कमी होगी ना, यानी कि इनिशियल मैस अगर मिला के ज्यादा है और फाइनल मैस मिला के कम है तो वो जो मैस की कमी है वो एनर्जी पूरी कर देगी। इसका मतलब यहां पर ये होगा कि आप मैस और एनर्जी को इंडिपेंडेंटली ट्रीट नहीं कर रहे न्यूक्लियर रिएक्शंस में, बल्कि एक साथ देख रहे हैं। तो इस वजह से एक साथ ये मैस और एनर्जी क्या रहेंगी, कंजर्व होंगी। अब बाकी आपको डिटेल में एक केमिकल रिएक्शन के जरिए से कैलकुलेशन करते हैं और वहां से सारी फिर चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था, उसने 1919 में एक रिएक्शन किया था जिसमें उसने क्या किया, या उसने 1919 में एक न्यूक्लियर रिएक्शन को ऑब्जर्व किया और उसमें उसने ये चीज देखी कि आपके पास जब हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जिसको हम He के साथ लेबल करते हैं, हीलियम को एटॉमिक नंबर नीचे आ गया जबकि साथ उसका एटॉमिक मास 4 है, ये आपके पास रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ, या ये पार्टिकल हीलियम का पार्टिकल आके नाइट्रोजन को हिट करता है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जिसका एटॉमिक या बेहतर मुझे कहना चाहिए मैस नंबर क्या है कि वो आपके पास 14 है नाइट्रोजन का, जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर को हम कहते हैं। तो प्रोटॉन नंबर को मैं P से जबकि न्यूट्रॉन नंबर को N से लेबल कर रहा हूं समझाने के लिए भी। और जब ये ऐसा हुआ कि इस हीलियम के पार्टिकल ने नाइट्रोजन को हिट किया तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि आपके पास दो नए एलिमेंट्स बने, जिसमें एक आपके पास नया एलिमेंट जो कि बना वो ऑक्सीजन था जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, जबकि एटॉमिक मास यहाँ पर उसका 17 है और ये आइसोटोप है किसका, ऑक्सीजन का। और इस आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन की बात असल में ये होती है कि इनके एटॉमिक नंबर्स तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, या मास नंबर कहना चाहिए। जैसे कि जो असल में ऑक्सीजन है वो उसका एटॉमिक नंबर 8 है जबकि उसका जो मास नंबर है वो असल में क्या है, 16 है। तो ये उसका क्या है, एक आइसोटोप है। उसके साथ साथ एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ आपके पास जो कि जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और साथ यहाँ पर भी एक 1 आ जाएगा। उसके साथ साथ कुछ Q अमाउंट ऑफ एनर्जी है और इस Q को असल में हम एक खास नाम देते हैं जिसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन में से आई है ना। अब इस इक्वेशन में जो कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, आइंस्टाइन की जो मैस एनर्जी इक्वेशन है जो कि E इक्वल टू mc² होती थी, जिसमें E एनर्जी है, m उसका मैस है, जबकि c वो रफ्तार है, स्पीड ऑफ लाइट जिसके साथ पार्टिकल्स मूव करते हैं, और लाइट ही सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है। अब हम यहां पर क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मैस देखने के लिए हीलियम का मैस और नाइट्रोजन का मैस मिला के जो है ना वो बराबर होना चाहिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मैस के।
अगर ये बराबर नहीं आएगा इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मैथ्स के अंदर कमी है, जिसको हम मैथ्स डिफेक्ट कहते हैं, जो कि हम डेल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मकसद ये होगा कि हम ये चेक करें कि मैथ्स डिफेक्ट क्या है। तो जितना मैथ्स डिफेक्ट होगा, यानी कि जितनी मैथ्स की कमी होगी, शुरू के मैथ्स के जो कि मिला के इनसे हासिल होगा और बाद के जो मैथ्स है उससे डिफरेंस से ये हासिल होगा, वो जो मैथ्स डिफेक्ट है वो असल में किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, फिर वो एनर्जी में आपको नजर आएगा। इसी वजह से यहाँ पर आपके पास क्यू न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी आई है। अब ये जो क्यू है ये असल में इस इक्वेशन से हासिल होगी। न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी को आप क्यू से या ई दोनों से लेबल कर सकते हैं। अब वो पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, तो वो चीज क्या बताएगी वो हम फिर आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मैथ्स डिफेक्ट निकालते हैं इस न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। तो मैथ्स डिफेक्ट निकालने के लिए हम सबसे पहले हीलियम और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मैसेज है उनका सम निकालेंगे सबसे पहले। जबकि एटॉमिक मैस आपके पास क्या होता है कि एवरेज मैस ऑफ एटम्स इज नोन एज एटॉमिक मैस, यानी कि जो एवरेज मैस होता है किसी एटम का जो कि एलिमेंट के होते हैं वो असल में हमें क्या देते हैं, एटॉमिक मैस। अब यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड जो नंबर्स हैं उनका इस्तेमाल करूंगा। जो हीलियम है आपके पास, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसका जो एटॉमिक मैस है वो आपके पास बराबर है 4.00263 U, जो कि असल में ये जो एटॉमिक मैस है ये असल में हम एटॉमिक मैस यूनिट में मेजर करते हैं, उसके लिए फिर यहाँ पर हमने U लिखा है। इसी तरह जो नाइट्रोजन है हमारे पास, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है जबकि मैस नंबर 14 है, इसका जो एटॉमिक मैस है वो एक्चुअली है आपके पास 14.00 और उसके बाद 3 फिर 07 4 और उसके बाद साथ आ जाएगा एटॉमिक मैस यूनिट। इसी तरह जो ऑक्सीजन है हम अब उसका निकालेंगे, फिर हाइड्रोजन का लिखेंगे। तो ऑक्सीजन का भी लिख लेते हैं, तो मैं यहाँ पर O लिखूंगा, जबकि आपके पास ये O8 और जबकि जब हमारे पास वो था वो 17 था इसका मैस नंबर, तो बराबर आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 16.999। ये एक्स वैल्यूज जो है ना ये मेंशन होती हैं पीरियोडिक टेबल पे, आप वहां से देख लीजिएगा, लेकिन अभी मैं फिक्स्ड वैल्यूज हैं वो ले रहा हूं। और 133 और साथ क्या आ जाएगा U, और उसके साथ साथ जो हाइड्रोजन है उसका असल में आ जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मैस नंबर भी 1 होता है, वो बराबर आ जाएगा 1.0072825 एटॉमिक मैस यूनिट U इधर। अब हम सबसे पहले मैस डिफेक्ट निकालेंगे जो कि बराबर होता है असल में डेल M के, जिसको मैं लिख लेता हूं। आपके पास M आपके पास और इनिशियल, यानी कि ये इनिशियल टोटल मैस है बिफोर रिएक्शन का, जबकि माइनस आ जाएगा यहाँ पर MF जो कि टोटल मैस है फाइनल आफ्टर रिएक्शन का। मैं ये नोटेशन आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ, इस वजह से मैं इसको लिख रहा हूँ टोटल मैस बिफोर रिएक्शन या इंटरेक्शन कह लें, और ये टोटल मैस जो कि MF है आफ्टर रिएक्शन वो ये है आपके पास। अब जो MI है उसमें असल में क्या है कि जो हीलियम और नाइट्रोजन है ना वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, यानी कि वो रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि हीलियम हिट कर रहा है नाइट्रोजन को, तो जो इनिशियल मैस आएगा वो हीलियम और नाइट्रोजन का मिला के आएगा। इसका मतलब है मुझे इस नंबर को ऐड करना पड़ेगा इस नंबर में, यानी कि हीलियम के एटॉमिक मैस को ऐड करना पड़ेगा नाइट्रोजन के एटॉमिक मैस में। तो मैं यहाँ पे नीचे ही लेफ्ट हैंड इधर लिख लेता हूँ कि जो MI है वो आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर कैलकुलेट भी कर देता हूँ। वो क्या होगा कि मुझे इस नंबर को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा आपके पास जो नाइट्रोजन है उसके एटॉमिक मैस में, जो कि एटॉमिक मैस यूनिट में दिया गया हुआ है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये लिखूंगा साथ और बीच में एक साइन क्या डाल दूंगा, प्लस का। तो अब हम कैलकुलेटर की मदद से क्या कर सकते हैं कि जो इनिशियल मैस MI है वो निकाल सकते हैं केमिकल अपना जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसका। तो कैलकुलेटर पर मैं लिखूंगा 4.00263 और फिर इसमें ऐड कर देंगे हम ये वाला मैस जो कि नाइट्रोजन का है, जो कि कितना है 14.00374 और आपके पास जवाब आ जाएगा। हमें कैलकुलेशन दोबारा कर लेते हैं, मैंने लिख लिया सबसे पहले 4.00263, फिर इसको ऐड करना है हमने 14 आपके पास आ जाएगा, फिर 0.003 और उसके बाद 074 और जवाब आपके पास आ गया 18.205704। तो मैं लिख लूंगा यहाँ पर जो इनिशियल मैस का सम है आपके पास वो आ जाएगा 18.005704
और साथ आ जाएगा एटॉमिक मास यूनिट U। अब इसी तरह हम MF निकाल लेंगे, तो वह भी हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो MF हमारे पास आ जाएगा, आपके पास हमें ऊपर जो दो नंबर्स हैं जो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, इनको आपस में ऐड करना पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और ये यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको। फिर प्लस का हम साइन डालते हैं क्योंकि हमने फाइनल मास में भी इनको ऐड करना है ना असल में। तो जब ये ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ये नंबर कॉपी और आपके पास मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। अब कैलकुलेटर की मदद से हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे, तो जो फाइनल मास आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा, जो ऑक्सीजन का मास था वो था आपके पास 16.999 और फिर आपके पास 133 था। फिर प्लस कर देंगे, जो हाइड्रोजन का है वो है 1.007825 और आपके पास जवाब आ जाएगा 18.006958। तो मैं यहां पर लिख लूंगा आपके पास 18.006958। अब अगर आप गौर से देखें तो इनिशियल मास को देखें और फाइनल मास को देखें तो 2 डेसिमल डिजिट्स के बाद तक भी ये मास सेम है, लेकिन थर्ड डेसिमल डिजिट से आगे इनमें डिफरेंस आ रहा है और यही जो डिफरेंस है यही असल में आपके पास क्या होगा, मास डिफेक्ट। अब सिर्फ हम क्या करेंगे कि इस मास में से इसको माइनस कर देंगे। तो अब जो डेल एम है मेरे पास वो आ जाएगा, डेल एम लिखूंगा मैं यहाँ पर, जो कि मास डिफेक्ट है, जो कि बराबर आ जाएगा एम आई की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर आपके सामने। तो ये आपके पास कॉपी होकर इधर ये लिख लिया। फिर साथ बीच में साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, और फिर फाइनल एटॉमिक मास आ जाएगा वो जो कि आपके पास ये लिखा हुआ है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर लिख लिया। अब कैलकुलेटर की मदद से हम इन दो मैसेज को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उससे हमारे पास मास डिफेक्ट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो कैलकुलेटर पर मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम ये वाली टर्म लिखते हैं जो कि 18.005704 है। इसको माइनस करना है हमने, तो मैं माइनस का साइन डालूंगा और ये टर्म आ जाएगी जो आपके पास 18.00 है आपके पास, फिर 69 और 58 है। तो आपके पास ये बराबर आ जाएगा -0.001254। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस आपके पास और साथ आ जाएगा 0.001254 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि U से लिख रहा हूं। अब ये वो आपका मास डिफेक्ट है जो कि हमारे उस न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए निकल कर आया है, जिसमें हीलियम जब नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्ट करता है या हीलियम नाइट्रोजन को हिट करता है तो उससे ऑक्सीजन का एक आइसोटोप बनता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन, जबकि आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास हो, और उसके साथ साथ आपके पास Q आता है जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी कहलाती है। अब आज के लेक्चर में हमने चूंकि मास डिफेक्ट को तो कैलकुलेट कर लिया है, तो इससे अगले लेक्चर में हम इसी मास डिफेक्ट की मदद से एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे जो कि असल में न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी कहलाएगी। और फिर इस न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी का जो साइन है वो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर चेक करेंगे, फिर हम इसकी कंजर्वेशन को फर्दर डिस्कस डिटेल के साथ और करेंगे। तो आज हमने कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस में स्पेसिफिकली कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी की बात की है।